नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 12 की चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 के बाद मैंने काफ़ी लंबे गैप के बाद अभी क्लास 12 का चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, क्योंकि बीच में मैं क्लास 11 को कंप्लीट करने में लग गई थी। तो क्लास 11 कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को क्लास 11 हिस्ट्री के चैप्टर्स समझने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट खोलिए, आपको क्लास 11 समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। पार्ट 1 है ये। पार्ट 1 शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 600 BCE से 600 CE। ये 1200 साल की हिस्ट्री को, इसके बीच में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो चीज़ें हुई थी उसको पढ़ेंगे। इसमें दो बड़े एम्पायर्स इमर्ज हुए थे, मौर्यन एम्पायर, इनका एम्पायर। मौर्यन जो था वो बिफोर क्राइस्ट में था, और गुप्तास थे वो कॉमन सेंचुरी में थे, कॉमन एरा में थे। तो ये दो बड़े एम्पायर्स के बीच में, मौर्य डिक्लाइन होने से गुप्तास के इमर्ज होने के बीच में, इंडिया काफी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया था। काफी छोटे छोटे एम्पायर्स थे। और सेम ऐसे ही गुप्तास जब इमर्ज हुए, उसके बाद जब गुप्तास डिक्लाइन हुए, उसके बाद भी सेम ऐसा ही हुआ था। काफी छोटे छोटे अलग अलग एम्पायर्स इंडिया में, छोटी छोटी डायनेस्टीज इमर्ज हुई थी। तो ये दोनों बड़े एम्पायर्स और इनके पहले, इनके बीच में और इसके बाद में, ये टाइम पीरियड 1200 साल में हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी जब मध्य प्रदेश में जो सांची है वहां पर एक इंस्क्रिप्शन मिला था, 2nd सेंचुरी BCE से, जो बिलोंग करता था। ठीक है। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, अभिलेख होते हैं, ये इनकी जो स्टडी होती है इसे एपिग्राफी कहते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने इनको सबसे पहले डिसिफर किया था, सबसे पहले पढ़ा था। इनकी जो लिखावट है इनको समझ के इसको डिस्क्राइब किया था कि इन पे क्या लिखा हुआ है। और इनको पता चला था कि काफी सारे इंस्क्रिप्शंस में एक कॉमन नेम है, पियादसी। पियादसी यानी कि जो देखने में प्रिय हो, जो अच्छा दिखता हो। तो उनको लगा कि फिर ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये किसी एक राजा ने लिखी हैं, जो इस तरीके की नोशंस, या फिर अशोका, या फिर अलग अलग नाम और भी इन पे मिलते थे। ठीक है। तो ये इंस्क्रिप्शंस होती क्या है? Inscriptions are writings engraved on hard surfaces such as stone, metal और pottery। ये जो अभिलेख होते हैं ये किसी पत्थर, मेटल या फिर किसी पॉटरी, पॉट वगैरह कुछ होता है, पॉटरी जो उनकी होती है, उनकी हार्ड सरफेसेस पर खुदाई करके उन पर लिखा जाता है। दे यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स। उन पे क्या होता है, किसी की अचीवमेंट्स के बारे में, कोई एक्टिविटीज के बारे में, या फिर कोई आइडिया, या फिर उनके थॉट्स वगैरह के बारे में उस पे लिखा जाता है, जो ज़्यादातर कोई किंग लिख पाता है, या फिर कोई कॉमन आदमी या औरत कोई डोनेशन देते हैं किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, उसके बारे में अपने लिखवाते हैं। आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कि कोई इंसान अपना कोई डोनेशन दे देता है तो अपना नाम उस पे लिखवाता है कि ये इस रेट को ये चीज़ इस इंसान ने डोनेशन में इस संस्था को या इस आदमी को दी थी, ऐसा कुछ। ऐसे ये पहले भी होते थे। तो इन्हें इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड्स, सम ऑफ विच कैरी डेट्स। कुछ कुछ चीज़ों पर तो डेट्स भी होती हैं। अदर्स आर डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैलिग्राफी और स्टाइल्स ऑफ राइटिंग विद अ फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसिजन। या फिर वो पत्थर को देखकर पता लगाया जाता है कि ये कितने साल पुराना है, या फिर उस पर जो राइटिंग होती है इस अंदाजे से कि ये वाली राइटिंग इतने टाइम पहले लिखी जाती थी, तो ये इतने टाइम पहले कहा। जैसे कि 250 BCE में जो लेटर ए है, अल्फाबेट है, वो इस तरीके से लिखा जाता था। और फिर और लगभग 700 साल बाद, यानी कि 500 CE में, ये फिर ए लेटर इस तरीके से लिखा जाने लगा। तो अंदाजा लगाया जाता है कि ये वाली रेटिंग है तो शायद ये BCE 250 BC के आसपास का है। और अगर ए उसमें इस तरीके से लिखा जा रहा है तो 500 सेंचुरी का है ये। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत। जो अर्लीस्ट है वो प्राकृत में है, जो कि एमन लैंग्वेज थी, लोगों द्वारा बोली जाती थी, जैसे हमारी अभी लोकल बोलियां होती हैं। नेम्स ऑफ रूलर्स सच एज अजात सत्तू एंड अशोक, known from Prakrit texts and inscriptions, have been spelled in their Prakrit forms in this chapter। इन पर कुछ राजाओं के नाम हैं, जैसे कि अजात सत्तू, जो प्राकृत
उसका प्रोनाउंसिएशन है अजात शत्रु का और अशोक अशोका का। यू विल ऑल्सो फाइंड टर्म्स इन लैंग्वेजेस सच एज पाली, तमिल एंड संस्कृत। कुछ लैंग्वेजेस उस टाइम पे पाली, तमिल और संस्कृत भी थी। तो वो जो लिखा गया है जिस भाषा में, पाली में, तमिल में, प्राकृत में या संस्कृत में, एज इट इज इसमें यूज किया गया है। ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट पीपल स्पोक इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल इवन दो दीज वर नॉट यूज्ड फॉर राइटिंग। जैसे आज भी हम समझते हैं कि काफी सारी बोलियां हैं जो खाली बोलने में तो चलित है लेकिन उनकी कोई लिखावट नहीं है, लिखी नहीं जाती है। सेम उस टाइम पे भी हो सकता था इनके अलावा और भी भाषाएं हो जो लिखने में ना आई हो। ठीक। तो अभी हम बीसी एडीएम मैं काफी बार पहले काफी अलग अलग वीडियो समझा चुकी हूँ, लेकिन कोई अगर मेरी वीडियोस पहली बार देख रहा है उनके लिए फिर मैं इस चीज को डिस्क्राइब कर देती हूँ। आज हम 2020 में जी रहे हैं। ठीक है, ये है 2020 में 2021 में जी रहे हैं। एक्चुअली 20 की बस ऐसे ही 2020 में नाम ले देती हूँ। ठीक है, 2020 बहुत बेकार साल था वैसे। तो 2000 ये जो अभी का साल है, हम पीछे चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई 19, जैसे मैं 1991 में पैदा हुई हूँ तो और लगभग 30 साल पीछे जा रहे हैं हम, 29 साल पीछे। फिर ऐसे ही 1950, 1500 ये टाइम पीछे जाता जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं ये 2000 जो है वो आके जीरो हो जाएगा। तो ये जो जीरो है, जो कैलेंडर बनाया है क्रिश्चियन कैलेंडर, ये किस आधार पर बनाया गया है? ये जो जीरो है ये उस टाइम को लिया गया है जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। ठीक है। तो इससे जीरो से लेके इधर तक जो है, यहाँ तक, यहाँ पर जब कोई भी हम सन लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, तो उसके पीछे या उसके आगे एडी लगाते हैं या फिर सीई लगाते हैं। एडी की फॉर्म है एनो डोमिनी, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इन द एरा ऑफ लॉर्ड, यानी कि जीसस क्राइस्ट के एरा में, उसके जन्म के बाद। सीई कॉमन एरा है इसका मतलब। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म्स है। अगर यहाँ का कोई साल हम लिख रहे हैं कि कोई घटना यहाँ पर हुई है, 1200 साल पे हुई है, 1066 पे हुई है, 1500 में हुई है, तो उसके आगे पीछे हम ये लिखते हैं डिनोट करने के लिए कि ये जो घटना है ये यहाँ पर हुई है। और इससे पहले जीरो होने के बाद इससे पहले भी इतिहास था, ऐसा तो है नहीं धरती यहीं पर बनी है ना। तो इससे पहले का वो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, 0 1 2 3 ऐसे करते करते पहुंचेंगे हम 218 तक, 500, 1000, 1500, 2000 और ऐसे लाखों साल तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर अगर कोई हम लिख रहे हैं इवेंट हुआ है जैसे कि 600 बीसीई जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ है? 600 यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि आज से हम 2000 साल ये काउंट करेंगे और 600 साल ये काउंट करेंगे, प्लस 21 ईयर्स, और जैसे 2021 अभी चल रहा है और प्लस 600, तो आज से लगभग 26 साल पहले की घटनाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर आएगा 600 बीसीई। फिर इसको हम या तो बीसीई लिखेंगे या बीसी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले। अगर हम लिखते हैं 600 बीसी, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से और 600 साल पहले, यानी कि यहाँ से और 600 साल पहले। ठीक है, और बीसीई बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ये कॉमन एरा, कॉमन एरा से और 600 साल पहले यहाँ पर। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? 600 बीसीई यहाँ पर है और 600 सीई यहाँ पर है। ये जो टाइमलाइन है पूरे 1200 साल का, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना, बीसी या बीसीई है तो हम इस यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, और एडी या सीई है तो हम यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं। बीपी अगर कहीं आप लिखते हैं तो बिफोर प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट, हम यहाँ पर है, तो ये पूरा का पूरा काउंट हो जाएगा 2000 साल और 600 साल मिलाकर। ठीक है, ऐसे इस चैप्टर में बीपी कहीं होगा नहीं आपका। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा मेजर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। 600 से 500 बीसी, ये जो 100 साल है यहाँ पर क्या हुआ था? पेरी ट्रांसप्लांटेशन, अर्बनाइजेशन इन द गंगा वैली एंड महाजनपद, पंच मार्क्ड पॉइंट्स, ये चीजें हुई थी। महाजनपद, 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। क्या है महाजनपद, हम आगे देखेंगे। 500 से 400 में फिर क्या होता है? मगध जो था वो सबसे, इन 16 महाजनपदों में से सबसे पावरफुल बन के उभरा था मगध। 327 से 25, अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना होगा। अलेक्जेंडर ने इन्विजन किया था, वो अपनी विश्व यात्रा पर निकला था और वो इस टाइम के पीरियड में ही भारत भी पहुंचा था। 321 बीसीई, 321 में चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अलेक्जेंडर से टक्कर ली थी,
वैसे कहते हैं जो जीता वही सिक्का, ऐसा होना नहीं चाहिए, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा होना चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसी आर्मी इकट्ठी की थी कि अलेक्जेंडर को वहां से फिर बाद में हरा के भेज दिया था, और उसके जो बाकी भी लोग अलेक्जेंडर के जाने के बाद रह गए थे, उन लोगों से भी हराकर उन लोगों के एम्पायर को भी चंद्रगुप्त ने अपने एम्पायर में मिला लिया था। तो 321 में ये मौर्य एम्पायर शुरू हुआ था। ठीक है, 272 से 268 231 बीसीई तक ये अशोक जो चंद्रगुप्त का पोता था, यानी कि मौर्यन एम्पायर ही है, चंद्रगुप्त का पोता है अशोका। अशोका द ग्रेट जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो उसका शासनकाल था। 185 में मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया था, और उसके बाद मौर्यन एम्पायर क्योंकि भारत के बहुत ही बड़े हिस्से पर फैला हुआ था, तो उसके बाद मौर्यन एम्पायर खत्म होने के बाद 200 से 100 बीसीई में ये जो नए एम्पायर्स, नई डायनेस्टीज उभर कर आई थी, वो कौन सी थी? इंडो ग्रीक रूल थे नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट पंजाब साइड पे, सिंध वगैरह पे। तो जो इंडो ग्रीक्स थे, जो अ, ये अलेक्जेंडर कौन ग्रीक था, तो वहीं के और दूसरे रूलर्स भी आकर उन्होंने छोटे छोटे जगह पर कब्जा कर लिया था। चोलास थे, चेरा पंड्या इन साउथ इंडिया, और सातवाहन इन डेक्कन। ये आपको ध्यान रखना है। 100 से 200 100 बीसीई से 200 सी, शकाज पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये शकाज भी सेंट्रल एशिया से लोग आए थे इंडिया की तरफ। रूलर्स इन नॉर्थ वेस्ट, रोमन ट्रेड और गोल्ड कॉइनेज इस टाइम पे शुरू हुआ था। 78 सीई कनिष्क, ये क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि दो डेट है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड डेट 78 सीई है, कॉमन एरा एक्सेशन ऑफ कनिष्क। कनिष्क बहुत ही फेमस रूलर है, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। 100 से 200 तक है। earliest inscriptional evidence of land grants by Satvahan and Shaka rulers। 320 सी, अब आता है 320 में गुप्ता रूलर। ठीक है, तो मौर्य के बाद में आपने देखा काफी सारे रूलर्स हैं, और फिर उसके बाद गुप्ता रूल शुरू होता है, जिसके सबसे फेमस रूलर्स थे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। ये उनका टाइम पीरियड है। वकाटकाज इनके टाइम पे दक्कन में थे। 5 से 600 सीई राइज ऑफ द चालुक्याज इन कर्नाटका एंड ऑफ द पल्लवाज इन तमिलनाडु। और उसके बाद गुप्ता का एंड होने के बाद 606 से हर्षवर्धन किंग कन्नौज में आए थे। चाइनीज पिलग्रिम जुआन जेंग, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट की खोज में इंडिया आए थे। और 712 में अरब्स कॉन्क्वेस्ट सिंध, और उसके बाद धीरे धीरे 712 के बाद से मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। अरब्स ने सिंध को कैप्चर कर लिया था, और उसके बाद धीरे धीरे, और 1192 के बाद से उन्होंने दिल्ली की गद्दी संभाल ली थी। ओके, तो ये क्रोनोलॉजी आप लोगों को समझ में आई होगी। कहाँ है? यहाँ पर है लगभग 300, और यहाँ पे है 300। यहाँ पे मौर्याज हैं, यहाँ पर गुप्ताज हैं, इनके थोड़ा सा पहले महाजनपद है। इन दोनों के बीच में अलग अलग डायनेस्टीज हैं, और फिर गुप्ता के बाद में यहाँ पर फिर से और कुछ अलग डायनेस्टीज है। और 712 में कौन है? अरब्स आ जाते हैं। ठीक है, मुस्लिम्स आ जाते हैं। तो ये हम हिस्ट्री चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रो आप लोगों को समझने के लिए, मैंने ये लास्ट में है वैसे ये चीज़, ये सारा का सारा इस चैप्टर के लास्ट में है। मैंने शुरू में इसलिए दिया कि जिन लोगों को कुछ ग्राउंड नहीं पता है, उनको आइडिया हो जाए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो उनको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये मेजर एविडेंस एडवांसेस इन एपिग्राफी है। मैं बहुत ज़्यादा इनको पढ़ूंगी नहीं। आप ये 1 मार्क क्वेश्चंस में और इम्पोर्टेंट है जो ये देते हैं, क्या बोलते हैं, 1784 में फाउंडिंग ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में हुआ था। 1810 में 19th सेंचुरी कॉलिन मैकेंजी कलेक्ट्स ओवर 8000 इंस्क्रिप्शंस इन संस्कृत एंड द्रविडियन लैंग्वेजेस। 1838 में अशोकन ब्राह्मी जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ी थी। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने पब्लिश किया था अशोकन इंस्क्रिप्शंस को। 1886 में फर्स्ट इशू हुआ था एपिग्राफिया कर्नाटका, एक जनरल है जो साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस के बारे में है। 1888 में फर्स्ट इश्यू ऑफ एपिग्राफिया इंडिका, इंडिका जो मैगस्थनीज ने लिखा है उसके बारे में लिखा गया था। 1965 से 66 डीसी सरकार पब्लिश इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चंस आपकी 12th की एनसीईआरटी एग्जाम के हिसाब से भी है। और दूसरा, मैं अचानक से कुछ नाम भूल जाती हूँ, जैसे
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो एग्जाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी है। पता नहीं क्या हुआ मेरा। Introduction. There were several changes in economic and political life between 600 BCE and 600 CE. तो ये 1200 साल में बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस थे। सोशल चेंजेस का आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस जो जो ये 1200 साल में हुए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स। अर्ली स्टेट्स कौन से हैं? 16 महाजनपद हैं। नए एम्पायर्स और किंगडम्स हैं, इसमें इमर्ज हुए थे। There were other changes as well, like growth in agricultural production, emergence of new towns, etc. नई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़ा था, emergence हुए थे नए टाउन्स का। Historians try to understand these changes by using a variety of sources, जैसे कि inscriptions हैं, texts हैं, coins हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि जो ये सारे सोर्सेज हैं ये अपने आप में सारी कहानी नहीं बयान करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो जिस पर इंस्क्रिप्शन है वो एक इंसिडेंट के बारे में बता देता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हिस्टोरियंस को जोड़ कर अपना फिर एक उसका आइडिया निकालना पड़ता था कि ये चीज़ हमको मिली है तो उस टाइम पे ऐसा ऐसा होता होगा। कुछ चीज़ें पक्का हो जाती है कि ये तो थी ही, लेकिन हो सकता है ऐसा भी उस टाइम पीरियड पे हुआ होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सोर्सेस जो हमको नहीं बताते हैं। हिस्ट्री अपने आप में कंस्ट्रक्ट काफ़ी सारी चीज़ें सोर्सेस को लेकर बाद में हिस्टोरियंस को करनी होती हैं, और कुछ चीज़ों के बारे में वो श्योर नहीं होते हैं क्योंकि एक ही सिचुएशन को लेकर काफ़ी सारे एविडेंसेस अलग अलग कहानियां बयां कर रहे होते हैं। Some developments during the long span of 500 years following the end of Harappan civilization. अब देखेंगे कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी वो तो लगभग 1500 साल, 2500 से लगभग 1700 तक तो मेच्योर हड़प्पन फेज रहा था। तो उसके बाद 1500 तक लगभग बीसीई तक वो एंड हो गई थी। तो 1500 से 6 बीसीई यानी कि लगभग अगर हम माने 1700 मान लें अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड एंड होने का, उसके बाद धीरे धीरे लेटर में फेज हड़प्पा सिविलाइजेशन का रह गया था। और 600 बीसीई 16 महाजनपद थे, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या रहा था, इन दोनों की जो बीच का फेज है, टाइम है, उसे वैदिक पीरियड कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड के बीच में ही चारों वेदों को लिखा गया था, उनको कंपोज किया गया था, इसलिए उसको वैदिक पीरियड कहा जाता है। जो कि एक अर्बन होने की बजाय एक रूरल फेज ज्यादा था। हड़प्पा सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और उसके बाद से अर्बन जो टाउन्स थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए थे, और जो एक नई सिविलाइजेशन आ रही थी, जो एक फेज था, वैदिक पीरियड था, वो रूरल तरीके में ज्यादा था। और इसके बाद से इसलिए 600 बीसी को माना जाता है कि उसके बाद से नए टाउन्स और नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज उदय हुई थी, नए एम्पायर बने थे, क्योंकि वैदिक पीरियड में नए एम्पायर्स इतने थे नहीं। तो ऋग्वेदा कंपोज हुए थे, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स नई बनी थी ऋग्वेदा टाइम पीरियड, वैदिक टाइम पीरियड। emergence of new modes of disposal of dead like megaliths in central and south India, emergence of new towns and kingdoms, ये काफी सारे चेंजेस हुए थे। 6th सेंचुरी बीसी एक टर्निंग पॉइंट है अर्ली इंडियन हिस्ट्री में। वो क्यों? क्योंकि 6th सेंचुरी बीसीई के बाद से ही जो चीजें बदली थी वो वैदिक पीरियड में नहीं थी। जैसे कि आयरन का यूज इंक्रीज हो गया था, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था आयरन का यूज, क्योंकि लोगों एम्पायर बन रहे थे तो उनको अलग अलग चीजों में चाहिए थे, टाउन बनाने थे, आर्मीज उनको बनानी है, उनके लिए लड़ने के साधन, सारी चीजें होंगी। डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, ये एक सवाल आता है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉइनेज कहाँ से शुरू होती है? वो 600 बीसी यानी कि 16 महाजनपदों के उदय के साथ होती है। डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज वैदिक पीरियड में ज्यादातर बार्टर सिस्टम का ही देखने को मिलता है। emergence ऑफ अर्ली स्टेट्स एंड सिटीज, जो सबसे पहले बड़े बड़े स्टेट्स और सिटीज हुई थी वो 600 बीसीई से शुरू हुई थी। राइज ऑफ न्यू रिलीजन, नए धर्म और बने थे, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो जिन्हें हम आज जानते हैं, उनके उदय होने का टाइम पीरियड भी यही था। फीचर्स ऑफ महाजनपद, अब ये जो महाजनपद थे 16, ये क्या थे? 6th सेंचुरी बीसी से शुरू होते हैं। राइज ऑफ 16 महाजनपद, these states were either ruled by kings or गण संघास।
या तो इन्हें ये जो महाजनपद थे, महाजनपद को कोई राजा रूल करता था, उनका हेड कोई राजा होता था, या फिर ये गण होते थे, संघ होते थे। वज्जी संघ, जैसे कि एग्जाम्पल आपको पूछ लिया जा सकता है कि जो संघ का एग्जाम्पल क्या है, वो वज्जी है, जहाँ पर पावर जो था वो एक इंसान नहीं होता था वहाँ पे राजा एक, बल्कि काफी सारे मेंबर्स होते थे और वो पावर शेयर करते थे, जिन्हें राजा भी कहा जा सकता था। ईच हैड इट्स ऑन कैपिटल ऑफन फोर्टिफाइड। ये अलग अलग जो डिवाइड पार्ट अपने डिवाइड कर लेते थे और उनकी अपनी अलग अलग कैपिटल होती थी, और वो जो उनकी कैपिटल थी वो सारी की सारी फोर्टिफाइड थी, किलेबंद होती थी। सम स्टेट्स मेंटेन परमानेंट स्टैंडिंग आर्मीज। ज्यादातर जो थे उनमें से वो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मीज रखते थे, recruited from the peasantry and regular bureaucracies. धर्मसूत्र laid down norms for kings and other people. जो ब्राह्मण वो धर्मसूत्र लिखते थे, जिनका पालन राजाओं को और जो कॉमन लोग होते थे, जनता होती थी, उन्हें भी करना होता था। Functions of the rulers were to collect taxes and tribute from people. राजा का काम होता था टैक्सेस कलेक्ट करना और लोगों से ट्रिब्यूट कलेक्ट करना। अब ये जो 16 महाजनपद है, उनमें से कंबोज और गांधार ये आज के अफगानिस्तान में है। तक्षशिला सबसे साउथ में है, अस्माका, और यहाँ पर ये जो गंगा वैली है, यहाँ से गंगा इधर निकलती है, यहाँ पर जो क्लस्टर है वो सबसे ज्यादा है। ये रहा मगध, जो आज का बिहार है। राजगीर इसके पहले कैपिटल रही थी, उसके बाद पाटलिपुत्र हो गई थी। कुशीनगर, जहाँ पर वज्जी, ये वृज्जी जो संघ है, अंग, ये काफी सारे नाम आप लोगों ने महाभारत अगर अच्छे से पढ़ी है तो उनमें देखे होंगे। अंगराज, कर्ण है, चेदी नरेश, अवंती, मत्स्य, सूरसेन, कुरु, पांचाल, इंद्रप्रस्थ जो आज का दिल्ली है, अहिच्छत्र, ये जो है ये इनकी राजधानियां हैं। काशी, कौशल, चेदी, मल्ल, मगध, वंग। ठीक है। जनपद, अब ये महाजनपद, इसका नाम मतलब क्या है? महा मतलब बड़ा, ठीक है। जनपद, जनपद का मतलब क्या है? मीन्स द लैंड वेयर अ जन, या जन यानी कि कोई इंसान या फिर लोगों का समूह, अ पीपल, क्लैन और ट्राइब सेट्स इट्स फूट और सेटल्स, जहाँ पर कोई इंसान अपने पैर जमा लेता है और वहां पर सेटल हो जाता है। अब वो कोई इंसान हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई बहुत बड़ी क्लैन भी हो सकती है, ट्राइब भी हो सकती है, और ये सारे के सारे जहाँ पर एक जगह अपने पैर जमा कर वहीं पर सेटल हो जाते हैं और वहाँ पर गांव, शहर, सिटीज, एम्पायर जो भी स्टेब्लिश कर लेते हैं, तो इन्हें जनपद कहा जाता है। इट इज अ वर्ड यूज्ड इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत। ये शब्द प्राकृत भाषा में भी यूज किया जाता है और संस्कृत में भी। अब है दूसरा, महाजनपदों में कुछ थे ओलिगार्ची, जिन्हें हम कह रहे थे ना कि ये क्या थे, गण या फिर संघ। ठीक है। तो इसे इंग्लिश में ओलिगार्ची कहा जाता है। ये गवर्नमेंट फॉर्म होती है, मतलब राज्य करने का एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पर पावर एक किसी एक राजा की बजाय नंबर ऑफ जो ग्रुप होते हैं लोगों का, मैन के ग्रुप होते हैं, उनके हाथ में होती है, किसी एक के हाथ में नहीं होती है। उसमें काफी सारे लोग होते हैं, जैसे कि रोमन रिपब्लिक भी था, जो हमने पिछले साल 11th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने। वो भी ओलिगार्ची की एक तरीका था, जहाँ पर सीनेट जो मेंबर्स होते थे, सीनेट में होते थे, वो सारे के सारे होते थे, कोई एक नहीं होता था फिक्स। ठीक है, किसी एक के हाथ में ही सारी पावर नहीं होती थी। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध। अब इसमें से आता है कि जो मगध है वो सबसे पावरफुल बन गया था। क्यों बन गया था? 6 से 4 सेंचुरी के बीच में मगध, जो आज का बिहार है, इन सभी महाजनपदों में से सबसे पावरफुल बन के उभरा। इसके रीजन थे, इसके कुछ रूलर्स थे बहुत ही, जिन्होंने मगध को शक्तिशाली बनाया था। वो थे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन माइंस, प्रेजेंट डे झारखंड, इसी मगध का एक पार्ट था जो आज झारखंड है। वहां पर आयरन माइंस बहुत ही ज्यादा मात्रा में थी। मगधन को टूल्स और वेपन्स के लिए अवेलेबल कराते थे ये चीजें। अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट, आर्मी में एलिफेंट्स की बहुत ही खास जगह होती है, जिनके पास हाथी घोड़े ज्यादा होते हैं, उनकी शक्ति ज्यादा होती है उनकी आर्मी की। तो इनके जो पास जंगल थे मगध के आसपास, वहां से इनको एलिफेंट्स बहुत ही बड़ी मात्रा में मिलते थे आर्मी के लिए। फर्टाइल सॉइल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, अब ये एरिया ऐसा था जहाँ की सॉइल भी बहुत फर्टाइल थी, तो उनकी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग होगी। गंगा एंड इन ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन आराम से हो सकता है, तो उनका जो एम्पायर है उसको वो और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से चला सकते हैं, सेंट्रलाइज तरीके से चला सकते हैं। लोकेशन जो पाटलिपुत्र का था वो भी ऐसा था कि इनके जो आसपास का जितना भी इनका एम्पायर है वहां से कम्युनिकेशन अच्छे से स्टैब्लिश कर सके। राजगृह जो उनकी पुरानी राजधानी थी मगध की, वो हिल्स के बीच में लोकेटेड थी। ये रही जो मिली है जगह, फोर्टिफिकेशन वॉल्स एट राजगिर। अब इनको क्यों बनाया जाता था, फोर्टिफाइड किया जाता था, तो सुरक्षा के नजरिए से किया जाता होगा। तो महाजनपद आज का हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 में हम मिलते हैं। आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ ही मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मुझे भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों को सपोर्ट करती हूँ। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।